हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो जैसा कि हम लोग 1 अगस्त को टेस्ट देख रहे हैं और ये एसआई का टेस्ट होने वाला है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? तो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। यहाँ जुते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ से मिली थी? तो यह कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है, 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो करीना कपूर खान को। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है करीना कपूर को। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतमी। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतमी। नेक्स्ट है, हाल ही में एक स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में AI का उपयोग के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किस राज्य ने सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में GI टैग दिया गया है अजरख को। ठीक है, अजरख को GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो अजरख पेंटिंग है गुजरात से। ठीक है, अजरख को GI टैग प्रदान किया गया है, यह गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित है? इनमें से बताना है कौन सुमेलित है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद ये तो रामानुजाचार्य। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद थे वो रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के थे माधवाचार्य। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तो पाल वंश के शासक के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था एलोरा के कृष्ण कैलाश मंदिर का निर्माण। हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों ने 7000 वर्ष पुरानी प्राग ऐतिहासिक काल में बस्ती खोजी है? तो सर्बिया में। ठीक है, पुरातत्वविदों ने 7000 वर्ष पुरानी प्राग ऐतिहासिक काल की बस्ती कहाँ खोज किया है? तो सर्बिया में। आगरा नगर के संस्थापक कौन थे? तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में आगरा की स्थापना की गई थी। तूतीय ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तूतीय हिंद के रूप में जाना जाता है अमीर खुसरो को और इनका जन्म हुआ था पटियाली में। ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे और इन्हें तूतीय हिंद की संज्ञा दी गई है। इनका जन्म जो हुआ था पटियाली में हुआ था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह कौन था? तो उसका नाम है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के द्वारा तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार का युद्ध में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार का युद्ध में। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी का युद्ध में। यह हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी का युद्ध में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। भारत में पूर्ण जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत माने जाते हैं कौन? तो राजा राम मोहन राय। भारत में पूर्ण जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किए थे मदन मोहन मालवीय। और याद रखना है, BHU की स्थापना भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही किया गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ठीक है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल एवं बिहार आदि क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में महिला T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया था बांग्लादेश में। ठीक है, वर्ष 2024 में महिला T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया था। निम्नलिखित पुस्तकों में किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो वह आनंद मठ पुस्तक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो वह है आनंद मठ पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने में किन दो चिन्हों को बदलना चाहिए? तो ये हो जाएगा प्लस को और गुना को। यहाँ पे हो जाएगा गुना और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो समीकरण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से समुद्री मील तक है। ठीक है, तट से 12 समुद्री मील तक। तट से कितना समुद्री मील? तो 12 समुद्री मील प्रादेशिक जल का विस्तार है। जल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जल का हो जाएगा नीर। ठीक है, नीर मीन्स जल होता है। निम्नलिखित युग में कौन सम्मिलित नहीं है? शिव समुद्रम जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कृष्णा नहीं बल्कि शरावती नदी पर है। ठीक है, शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग कृष्णा नहीं बल्कि शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। A C के दाईं ओर ठीक बगल में है और D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। G C के बाईं ओर ठीक बगल में है। F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। B A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन A और B के ठीक मध्य में होगा? तो ये हो जाएगा D, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है कौन दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो 115, 102, 107, 94, 99, तो ये हो जाएगा 86। नेक्स्ट है चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चिनार वन्यजीव विहार। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। चिनार वन्यजीव विहार केरल में स्थित है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है किसका? तो थोरियम की आपूर्ति में आत्मनिर्भर है भारत। ठीक है, भारत को थोरियम की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, थोरियम। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जगह याद रखना है, केरल में। ठीक है, केरल राज्य में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो क्योंझोर से होती है। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो क्योंझोर से। राउरकेला कहाँ स्थित है? तो जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो चलने वाली पवन है वो है बिलीविलीज। चीन का बात किया जाए तो चीन में चलता है टाइफून। भारत में चलता है चक्रवात। यूएसए में चलता है हरिकेन। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ऑस्ट्रेलिया में बिलीविलीज, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात और यूएसए में हरिकेन। नेक्स्ट है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात करें। 6 के विपरीत क्या होगा? तो 1, 4, 2, 3 नहीं होगा। 6 ऊपर है, यहाँ पे 2, 3 है, तो 2, 3 नहीं होगा विपरीत में, यानी कि 3। 1 और 4 भी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो वो हो जाएगा 5, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। हार्मोज जल संधि कहाँ पाई जाती है? तो हार्मोज जल संधि का बात किया जाए तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है हार्मोज जल संधि। ठीक है, हार्मोज जल संधि का बात किया जाए तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है हार्मोज जल संधि। कौन सी धारा ठंडी नहीं है? इनमें पूछा गया है कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है। तो ब्राजील की जलधारा जो है वो एक गर्म जलधारा है। ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। वायुमंडल के 4 परतें हैं। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद हो जाएगा समताप मंडल के बाद हो जाएगा मध्य मंडल और बाद में हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल के बाद हो जाएगा, वो हो जाएगा समताप मंडल के बाद समताप के बाद मध्य और मध्य के बाद आयन। ठीक है, मध्य और मध्य के बाद हो जाएगा, वो हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स बतलाना है, यानी कि विपरीत बतलाना है। कैप्टिविटी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा लिबर्टी। कैप्टिविटी यानी कि कैप्टिविटी यह हो जाएगा लिबर्टी, यानी कि उन्मुक्त, खुला। कैप्टिविटी मीन्स होता है बंद। नेक्स्ट है विश्व में सूती वस्त्र को अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो वह है चीन। सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक देश जो है वो हो जाएगा चीन। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? जी अच्छा नहीं होना, यानी कि तबीयत ठीक नहीं होना। ठीक है, जी अच्छा नहीं होना मतलब तबीयत ठीक नहीं होना। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। जनजाति। बुशमैन जनजाति का बात किया जाए तो कालहारी रेगिस्तान में पाया जाता है और नामीबिया में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। बुशमैन नामीबिया में, कालहारी रेगिस्तान में। बहू का बात किया जाए तो यह सऊदी अरब में पाया जाता है। पिग्मी जनजाति का बात किया जाएगा तो कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 यानी कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? कनाडा का राजधानी हो गया ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, रूस का मॉस्को। चीन का बात किया जाए तो चीन का राजधानी जो है वो है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग चीन का राजधानी है। निम्नलिखित महाद्वीप में किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? तो यह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है,
उत्तर अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। SPEAD नहीं बल्कि SPEED होता है, ठीक है, SPEED। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। मिस्र नील नदी का उपहार है, यह सहारा मरुस्थल में एक नखली स्थान है। तो नील नदी के बारे में बतलाया गया है, तो असर्सन और रीजन दोनों सही है, परंतु सही व्याख्यान नहीं करता है, क्योंकि सहारा मरुस्थल के नकली स्थान में है, ये दिया गया है रीजन में, तो ये नहीं है। नील को मिस्र का इसलिए उपहार कहा जाता है क्योंकि पूरा नील जो डिपेंडेंट है वो नील, मिस्र जो है नील नदी का ही पानी पीता है और उस पर आत्मनिर्भर है, इसलिए उसे नील नदी का देन कहा जाता है। यहाँ एक नकली स्थान का बात किया गया है, सहारा मरुस्थल का बात किया गया है, तो यह जो व्याख्या है वो सही नहीं है, हालांकि जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है, तो वह है केरल। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है, तो यह हो जाएगा चीन का। चीन का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत का बात किया जाए तो चौथा नंबर है। नेक्स्ट है रीजनिंग से दिया गया है, स्टेशन को एस के बाद टी नहीं यू, टी के बाद यू नहीं भी, एन के बाद ओ नहीं पी लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, टी के बाद यू नहीं भी, तो एच हॉलीडे के एच को बाद आई नहीं जे, ओ एम एन ओ, ये यहाँ पे देखिएगा जो वॉवेल है उसके एक पहले यानी कि ओ है तो एम हो जाएगा, एल है तो एम एन हो जाएगा, एच एम एन, आई है तो जी हो जाएगा, यहाँ पे डी, एच एम एन जी एफ वाई ए हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ जो हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि 15 रुपये लाभ, 15 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 135 पे, तो 15 नमा 35 से 100 बटा 9 यानी कि 11.11, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में इरडा नियमित करता है किसका, तो बीमा व्यवसाय का। इरडा किसे नियमित करता है, तो बीमा व्यवसाय को, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया, यहाँ पे क्या त्रुटि है, तो दिया, ठीक है, दिया इस प्रकार से होगा। ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींच कर निकालती है किसे, तो पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता की, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींच कर निकालती है पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को। नेक्स्ट है, एक फसल प्रणाली जिसे अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों को कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाता है, तो यह रिले क्रॉपिंग कहलाता है। एक फसल प्रणाली जिसमें के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, यह रिले क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किस फसल में, तो धान की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा होती है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, जो कहा ना जा सके उसे अकाध्य कहते हैं, अकाध्य कहते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवी देवता में कौन एक सूर्य के साथ दिखाई देते हैं, तो वो है अश्विन, ठीक है। निम्नलिखित वैदिक देवी देवता में कौन सूर्य के साथ दिखाई देते हैं, तो वो है अश्विन। फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता है सी यू क्यूट। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या है, तो वन और नवाचार, वन दिवस, ठीक है। वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम जो 2024 में रहा है वन और नवाचार रहा है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ, भारत की तो सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है किस क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, नोकरेक का बात किया जाए तो मेघालय में स्थित है। सिमलीपाल का बात किया जाएगा तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, ब्लू मून परिघटना कब होती है। ब्लू मून की बात किया जाए तो ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 बार हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रीतिजिकर वास्तुकला पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया, किस देश के निवासी हैं, तो इनका संबंध है जापान से। रिकेन यामामोटो प्रीतिजिकर वास्तुकला अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पीटी नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो आयोग उसका अध्यक्ष बनने के लिए भारत का कोई मुख्य सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था, KT शाह के द्वारा कहा गया था, KT शाह।
कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है कौन सा? तो इनमें से हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय का वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, सभी का वर्णन संविधान में किया गया है। मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया। कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य का बात किया जाए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होता है? तो यह लागू होता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, राष्ट्रपति पर। हाल ही में सूरमा सुरक्षा बल को भारत की पहली महिला स्नाइपर होने का घोषित किया गया है। यहाँ पे होगा सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये है सुमन कुमारी। ठीक है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये है सुमन कुमारी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को है। संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्य के निर्वहन हेतु पद उपबंध कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 160 के तहत, अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट है, कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्तीय बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। साधारण बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाया जा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये सभी राष्ट्रपति का कार्य है। निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है? तो बाह्य आक्रमण के आधार पे, आंतरिक अशांति नहीं, आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं आर्थिक संकट। बाह्य आक्रमण राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट के आधार पर लागू किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1, 3 और 4 के आधार पर। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना होगा? तो यह 1 घंटा होगा। हाल ही में किस भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को। ठीक है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को। नेक्स्ट है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो कहलाता क्या है? तो यह परमादेश कहलाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो यह परमादेश कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है उच्च न्यायालय का, तो परामर्श संबंधी अधिकार उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत वोटिंग करने का राइट 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वह था 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। निम्नलिखित विधेयक में कौन एक भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वह है संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, 11 मार्च 2024 को किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पदभार कौन संभाले हैं? तो किशोर मकवाना। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। हाल ही में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति किस राज्य में हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे कहाँ सही है? एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन लेता है, यह गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एक राज्य में एक नई बीमारी लाइम बीमारी का एक मामला सामने आया है जो बोरोलिया बर्गडोरफेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। बोरोलिया बर्गडोरफेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। बतलाना है लाइम बीमारी कहाँ खोजा गया? तो केरल में आया। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवार को क्या किया जाता है? तो म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवार को ध्वनि को अवशोषण किया जाना चाहिए। ठीक है, ध्वनि को अवशोषित करने वाला दीवार बनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हेवी वाटर यानी कि D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के स्थान पे क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर के रूप में हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो
मोटर कहलाता है, ठीक है, मोटर कहलाता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जब दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती है। यह प्रपंच यानी कि फिनोमेनन उदाहरण है किसका, तो यह डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेनन है, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट का। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि के लिए परावर्तन सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो लगभग 16.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 16.5 मीटर होना चाहिए। सड़कों पर काम करने निकला कही वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग करके रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है, तो यह जस्ता का बना होता है। अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण के कारण होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट है, ठीक है, आरडीएक्स का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधा को आवश्यकता होती है तो वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है, तो भ्रनीय जोन से, ठीक है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधा को आवश्यकता होती है वह अवशोषण किसके माध्यम से करता है, तो भ्रनीय जोन से। हरित गृह गैस नहीं है कौन सा, तो सल्फर डाइऑक्साइड का बात किया जाए तो यह हरित गृह गैस नहीं है। प्रोजेक्ट सी बर्ड का संबंध किस मंत्रालय से है, तो यह रक्षा मंत्रालय से है। प्रोजेक्ट सी बर्ड का संबंध रक्षा मंत्रालय से है। बिहार के कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन सा था। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था, तो वो था अपना बिहार। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, बिहार के कारण। हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का 41वां संचालन समिति बैठक कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वां संचालन समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। कांवर तल झील पक्षी अभयारण्य यह बेगूसराय में है और बिहार का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण स्थल था कांवर झील। अभी हाल ही में नागी और नकटी को भी आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होता है, तो वह है रोहतास क्षेत्र, ठीक है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार के रोहतास क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या हुआ है, तो ज़्यादा बढ़ा है। राजगीर के गृधकुट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो बिंबिसार को। राजगीर के गृधकुट पर्वत पर मगध के शासक जिसको भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया था वो था बिंबिसार। नेक्स्ट है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो यह था वर्ष 1982 में। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1982 में। इनसैट उपग्रह को मुख्य रूप से किन दो उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है, तो मौसम पूर्वानुमान और संचार उद्देश्य के लिए, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान और संचार उद्देश्य के लिए। इनसैट श्रृंखला के लिए किन प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है, तो यूरोपीय प्रक्षेपण यान का, ठीक है। इनसैट श्रृंखला के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है, तो यूरोपीय प्रक्षेपण यान का। क्या इनसैट का उपयोग पृथ्वी की ओर अंतरिक्ष से आ रहे उल्का पिंड की जानकारी के लिए किया जाता है, नहीं, तो यह नहीं किया जाता है। ध्रुवीय उपग्रह प्रणाली के उपयोग क्या है, ध्रुवीय उपग्रह प्रणाली के उपयोग फोटोग्राफी और मैपिंग करना, वायुमंडल और पर्यावरण का अध्ययन करना और पड़ोसी तथा दुश्मन देशों पर जासूसी करना है। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान प्रोटॉन किस पथ का अनुसरण करता है, तो ये वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान प्रोटॉन किस पथ का अनुसरण करता है, तो वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। वृत्तीय पथ पर गति करते आवेशित कण के संवेग की किस दिशा में परिवर्तन होता है, तो दिशा में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं होता है, ठीक है। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप को क्या कहलाते हैं, तो वह परावर्तक टेलीस्कोप कहलाता है। दूरबीन या दूरदर्शी क्या है, तो एक ऐसा यंत्र है जो दूर की वस्तु को साफ देखने के काम में आता है। दूरबीन या दूरदर्शी क्या है, तो एक ऐसा यंत्र है जो दूर की वस्तु को साफ देखने के काम में आता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय दूरदर्शी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा है परावर्तक दूरदर्शी। नेक्स्ट है विश्वस्त मूल सिद्धांत के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन था, तो वो थे अरस्तु, ठीक है। विश्वस्त मूल सिद्धांत के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाले प्रथम विद्वान थे अरस्तु। अरस्तु के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो वो था द पॉलिटिक्स।
किससे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मानसून की खोज किसने और कब की थी? तो हिपाल्स के द्वारा किया गया था 45 ईडी में। हिपाल्स के द्वारा मानसून की खोज की गई थी। किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है? गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है, यानी कि cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत में हो तो कोई भी कार्य में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास। ध्रुवीय व्यास का बात किया जाए तो ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय जो व्यास है वो लगभग है 12,714, ये हमारा ध्रुवीय व्यास है और ये विषुवत के अनुसार है तो 12,756 हो जाएगा विषुवतीय व्यास। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से कितना अक्ष कोण बनाता है? तो 58.48 डिग्री बनाता है। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से कितना कोण बनाता है? तो 58 डिग्री 48 मिनट। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन के द्वारा 1749 में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भूगर्भीय इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? तो होलोसीन कहा जाता है। भूगर्भीय इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक युग को होलोसीन युग कहते हैं। दो देशांतर के बीच के समय अंतर कितना होता है? तो लगभग होता है 4 मिनट। दो देशांतर के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। संकोश जल विद्युत परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और भूटान का है। ठीक है, संकोश जल विद्युत परियोजना किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और भूटान का है। कोसी प्रोजेक्ट किन देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है कोसी प्रोजेक्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारा संधि कब हुई थी? तो वर्ष 1960 में हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारा संधि हुई थी वर्ष 1960 में। नेक्स्ट है, संकोश बहुउद्देशीय परियोजना। संकोश बहुउद्देशीय परियोजना दक्षिणी भूटान में किस जिले के किस गांव के पास संकोश नदी पर स्थित है? तो संकोश परियोजना का बात किया जाए तो दक्षिण भूटान के सरपंग जिला के केराबारी गांव के पास स्थित है। सरपंग जिला के केराबारी गांव के पास। और क्षमता का बात किया जाए तो संकोश बहुउद्देशीय परियोजना की क्षमता है 2585 मेगावाट। नेक्स्ट है, भारत और भूटान के बीच 6000 मेगावाट की किस संयुक्त परियोजना में दोनों की 50-50 भागीदारी है? तो है खोलांगछू संयुक्त परियोजना। खोलांगछू संयुक्त परियोजना। खोलांगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड किन दो संस्थाओं का संयुक्त उद्यम है? तो भूटान के DGPC और भारत के SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम भारत का और भूटान का DGPC का संयुक्त उद्यम है। भारत और भूटान के बीच प्रथम संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना खोलांगछू जल विद्युत परियोजना कब तक पूरे होने की उम्मीद है? तो वर्ष 2025 तक है कि दूसरी छमाही में। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय सहयोग से चल रही कुछ अन्य जल विद्युत परियोजना कौन कौन से है? तो चूखा जल विद्युत परियोजना, कुरिच जल विद्युत परियोजना, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना और ताल पनबिजली प्रोजेक्ट, ये सभी भारत और भूटान के बीच है। चूखा, मोंगदाछू, ताल, खोलांगछू इत्यादि भूटान के बीच है। भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद के बीच नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। भाग 4 36 से 51 के बीच। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन माना जाता है? तो भाग 4 को। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या प्रावधान लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख क्यों नहीं है? क्योंकि स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के क में अंतर्निहित है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समाहित किया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में कितने तरह के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता थी, अब वर्तमान में 6 है। अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता आती है? तो बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। 19 के फर्स्ट का बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। 19 के 1 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 19 के 1 का डी बात किया जाए तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का बात करता है। 19 का 1 का डी। 19 का फर्स्ट का ई का बात किया जाए तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। 19 का 1 का एफ की स्वतंत्रता से संबंधित था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, वह है संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता 19 का फर्स्ट का एफ में था, इसे समाप्त कर दिया गया है। 19 का फर्स्ट का जी किस स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कोई भी कानूनी रूप से वैध व्यापार और जीविका चलाने के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता है। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संविधान के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किन विधेयक या प्रस्तावों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है? तो संविधान संशोधन विधेयक पर, धन विधेयक पर एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि पर, ये सभी पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है किस पे? तो धन विधेयक, राष्ट्रपति पर महाभियोग और संविधान संशोधन विधेयक पर। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को चुनने या हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा तो राज्यसभा में। वही अगर बात किया जाएगा राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संविधान के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो संविधान संशोधन बात किया जाए तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान का बात किया जाए तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान का संशोधन का प्रावधान कैसा है? तो अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। अंशतः लचीला और कठोर का मिश्रण है। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो वर्ष 1991 में। ठीक है, 1951 में भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था, वर्ष 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और किससे संबंधित था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित था। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर आपातकाल उस तारीख से कितने माह तक प्रवर्तन में रहता है? तो 6 माह तक रहता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर आपातकाल उस तारीख से कितने माह तक प्रवर्तन में रह सकता है? तो 6 माह तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का बात किया जाए तो यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? तो 3 प्रकार का आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल किन स्थितियों में लागू किया जा सकता है? तो सशस्त्र आंतरिक विद्रोह में, विदेशी आक्रमण या युद्ध की स्थिति में, इन तीनों स्थितियों में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। 1962 में चीन युद्ध होने पर, 1971 में बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान युद्ध होने पर तथा 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण।
25 जून 1975 डेट याद रखना है, क्योंकि 25 जून को अभी हाल ही में कौन सा दिवस, तो संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा को आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया? तो आंतरिक अशांति शब्द की जगह पे आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया, वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है दिल्ली। ठीक है, वह है दिल्ली, और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है, तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 बिहार का था, वही दिल्ली का बात किया जाए तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है, तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूटी में बात किया जाए तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली का था, अंडमान निकोबार का था 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो यह है मोनाको देश। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो मोनाको। 26,150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं मोनाको में। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका प्रकाशन कब से हो रहा है, तो वर्ष 1978 से हो रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब से हो रहा है, तो 1978 से हो रहा है। नेक्स्ट है HDI मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और UNDP का बात किया जाए तो 1965 में इसका स्थापना होता है UNDP का। नेक्स्ट है HDI रिपोर्ट कब से जारी किया जाता है, तो HDI रिपोर्ट जारी किया जाता है 1990 से। विश्व विकास रिपोर्ट 1978 से, HDI रिपोर्ट 1990 से। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक द्विवार्षिक सूचकांक है, जिसे येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से जारी करता है कौन, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया, तो वर्ष 2002 में। ठीक है, 3 याद रखना है, विश्व विकास रिपोर्ट 1978 से, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2002 से। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का बात किया जाए तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन कब से होता है, तो 2012 से होता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कब से जारी किया जा रहा है और कौन जारी करता है, तो 2006 से जो विश्व आर्थिक मंच जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाई थी, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाया गया था, तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में दहेज निषेध विधेयक के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है और कौन भाग नहीं लेता है, तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और सभापति भाग नहीं लेते हैं। प्रायः संयुक्त बैठक में किस सदन की जीत होती है, तो लोकसभा की जीत होती है, क्योंकि उनका संख्या बल अधिक होता है। संयुक्त अधिवेशन प्रथम बार बुलाया गया 1961 में, दूसरी बार कब बुलाया गया, तो 1978 में। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में। संयुक्त अधिवेशन दूसरी बार कब और विधेयक पर प्रधानमंत्री के काल में लाया गया, तो 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक पर मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के काल में। संयुक्त अधिवेशन तीसरी बार कब और किस विधेयक पर प्रधानमंत्री के काल में लाया गया, तो 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक यानी कि पोटा पर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के काल में 2002 में। ठीक है, तो 1961 में, 1978 में और 2002 में, 1978 और 2002 में अब तक
3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 1961 में दहेज निषेध विधेयक के लिए, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में, और 2002 में जो आया वो आया पोटा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घनी आबादी किस राज्य की है? तो वह है बिहार का। ठीक है, बीमारू राज्य में सबसे अधिक जो घनी आबादी है वो है बिहार का। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके साथ राज्य में सबसे अधिक है वही अगर दिल्ली का बात किया जाए तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राज्य में। सबसे देश में अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व है वह है मोनाको का। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह है दिबांगधारी। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दिबांगधारी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य का बात किया जाए तो यह है सिक्किम। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। बीमारू शब्द के क्रमशः किन राज्यों में नाम शामिल है? तो बी फॉर हो जाएगा बिहार, BI फॉर बिहार हो जाएगा, M फॉर हो जाएगा मध्य प्रदेश, BIMA, R फॉर हो जाएगा राजस्थान और U फॉर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार, MP, राजस्थान और यूपी। बीमारू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? तो आशीष बोस के द्वारा 1980 के दशक के मध्य में किया गया था। बीमारू शब्द का प्रयोग आशीष बोस द्वारा वर्ष 1980 के दशक के मध्य में किया गया था। आशीष बोस द्वारा बीमारू शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? तो आर्थिक विश्लेषण के शोध पेपर में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रस्तुत किया गया था उसके संदर्भ में किया गया था। बीमारू का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे राज्य जो आर्थिक विकास में बहुत पिछड़ा हो और जीडीपी में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हो तो उन्हें बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती है। मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में की गई थी। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा भाग लिया गया था। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1996 में। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की स्थापना कब होता है? तो 1996 में। सितंबर 2024 में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो यह आयोजित किया गया था मनीला फिलीपींस में। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के कितने करोड़ रुपए मंजूर किया है? तो 2817 करोड़ रुपए। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 2817 करोड़ रुपए। केंद्रीय कैबिनेट ने बागवानी के सतत विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दिया है? तो 860 करोड़ रुपए को मंजूरी दिया है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा बागवानी के सतत विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 860 करोड़ रुपए की। 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे के सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? तो वह है सेवा रेल सुपर ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CRIS के द्वारा। CRIS यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा सेवा रेल विकसित किया गया है CRIS के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है, क्लाइडोमोनास किस प्रकार का शैवाल है? तो क्लाइडोमोनास का बात किया जाए तो यह एक कोशिकीय हरित शैवाल है। शैवाल की कुछ समान विशेषता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों रूप में होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु के निर्माण से होता है। लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? तो लाल शैवाल को राइडोफाइटा कहा जाता है। स्टिप या सूट टिप में कौन सा विभाज्योतक पाया जाता है? तो विभाज्योतिक उत्तक पाया जाता है। विभाज्योतकी उत्तक की कोशिका में क्या क्षमता होता है? तो बार बार सूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस डिवीजन करने की क्षमता पाई जाती है। विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है? तो विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती है। नेक्स्ट है, जड़ एवं तना के शीर्ष भाग में कौन सा विभाज्योतिक उत्तक पाया जाता है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक पाया जाता है। जड़ एवं तना के शीर्ष भाग में शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक पाया जाता है। पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक को और क्या कहते हैं? तो द्वितीयक विभाज्योतिकी कहा जाता है। अंतर्वेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती के आधार पर या टहनी के इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं अंतर्वेशी उत्तक। फ्लोएम उत्तक पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ में, तना में एवं पत्तियों में फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री से है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना का बात किया जाए तो यह लेड का अयस्क है। ठीक है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड का है। लेड के कुछ अयस्क जैसे है गैलेना, सिरुसाइट,
मैग्नीज के कुछ अयस्क का बात किया जाए तो मैग्नाइट Mn2O3H2O और पायरुलूसाइट। मैग्नीज के कुछ अयस्क तो मैग्नेटाइट हो जाएगा और पायरुलूसाइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क तो बॉक्साइट हो जाएगा, डायस्पोर हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, डायस्पोर ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट है रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी नहीं है। अगर बात किया जाए रामगंगा नदी का तो ये गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो गैरीसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से। रामगंगा नदी में वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में पानी की मात्रा में बहुत अधिक अंतर क्यों मिलता है, क्योंकि इस नदी का उद्गम जो है एक हिमनद है इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट है रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है तो रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है खोन नदी। ठीक है, खोन नदी। रामगंगा नदी किस राज्य में नाजीबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है तो यूपी में प्रवेश करता है। रामगंगा नदी अंत में कहां और किस नदी में मिल जाता है तो कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाता है रामगंगा, और इस प्रकार गंगा की पहली सहायक नदी बनती है वो है रामगंगा। रामगंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है तो लगभग 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, रामगंगा नदी की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। यमुना नदी किसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है तो यह गंगा नदी तंत्र का प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। लंबाई का बात किया जाए यमुना नदी का तो 1375 किलोमीटर कुल लंबाई है। यमुना नदी में कौन सी नदियां आकर मिलती है तो चंबल मिलता है, छोटी सिंध मिलता है, केन बेतवा और टोंस नदी देखने को मिलता है। प्यूर्टोरिको द्वीप किस देश के अधीनस्थ है। प्यूर्टोरिको द्वीप का बात किया जाए तो अमेरिका के अधीनस्थ क्षेत्र है। ठीक है, प्यूर्टोरिको द्वीप का बात किया जाए तो यह अमेरिका के अधीनस्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्यूर्टोरिको देश की खोज कब और किसने के द्वारा किया गया था तो 1508 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। प्यूर्टोरिको द्वीप की खोज 1508 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। प्यूर्टोरिको द्वीप में कौन से दो छोटे द्वीप शामिल है तो विक्रस द्वीप और क्यूलेरवा द्वीप शामिल है। बोबेट द्वीप कहां पर स्थित है और कब नॉर्वे के अधीन आया तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित बिना आबादी वाला द्वीप है। यह वर्ष 1930 में नॉर्वे के अधीन आया। नेक्स्ट है पीटर प्रथम द्वीप। पीटर प्रथम द्वीप कहाँ स्थित है और कब नॉर्वे के अधीन आया तो पीटर प्रथम का बात किया जाए तो अंटार्कटिक में स्थित निर्जन द्वीप है। यह 1933 में नॉर्वे के अधीन आया था। नेक्स्ट है क्वीनमोंट लैंड। क्वीनमोंट लैंड कहाँ स्थित है तो अंटार्कटिक में स्थित है और 1939 में नॉर्वे का अधिकार इस पर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था तो वित्तीय स्रोत का अनुपूरक, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन करना और जीते गए प्रदेश पर आंशिक नियंत्रण की नीति को लागू करने के लिए शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी कर्ज लागू किए थे। सरदेशमुखी का दावा करके शिवाजी स्वयं को क्या प्रस्तुत करना चाहते थे तो सरदेशमुखी यानी कि सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रदर्शित करना चाहते थे। सरदेशमुखी का दावा करके शिवाजी स्वयं को क्या प्रस्तुत करना चाहते थे तो सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन होते हैं तो शिवाजी का उत्तराधिकारी है संभाजी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में होते हैं। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में होते हैं। अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का पद किसका होता था? तो पेशवा का होता था। ठीक है, अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का पद किसका होता था? तो पेशवा का होता था। सरदेशमुखी और चौथ क्रमशः कितने प्रतिशत दिया जाता था? सरदेशमुखी का बात किया जाए तो सरदेशमुखी 10% और चौथ का बात किया जाए तो चौथ 25% लिया जाता था। एमजी रानाडे का चौथ के बारे में क्या मानना था? तो चौथ को बाहरी शक्तियों के आक्रमण से रक्षा करने के एवज में दिया जाता था, जो बिलजली की सब्सिडियरी प्रणाली के ही समान था। नेक्स्ट है जदुनाथ सरकार का चौथ के बारे में क्या मानना था? तो चौथ केवल मराठों के आक्रमण से बचने के एवज में लिया जाता था, मराठा उनकी सुरक्षा का दायित्व नहीं लेते थे। सरदेसाई के अनुसार चौथ क्या था? तो चौथ उपद्रवकारियों अथवा शत्रु प्रदेशों से भेंट के रूप में ली जाती थी। नेक्स्ट है शिवाजी कुल मिलाकर लगभग कितने प्रतिशत भू राजस्व वसूल करते थे? तो लगभग 40% भू राजस्व वसूल करते थे। शिवाजी का राजस्व प्रणाली और सैन्य नीति किससे प्रभावित था? तो मलिक अंबर से प्रभावित था। ठीक है, शिवाजी का राजस्व प्रणाली और सैन्य नीति किससे प्रभावित था? तो मलिक अंबर से था। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से कब और किससे पराजित करके लिया था? तो 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके लिए थे। ठीक है, अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से कब और किससे पराजित किया था? तो 1510 में यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर लिए थे। गोवा भारत में किसका प्रमुख केंद्र बना रहा? तो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र रहा लास्ट तक, 1961 तक गोवा ही। ठीक है, पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र जो रहा 1961 तक वो रहा गोवा। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भारत में पुर्तगाली राज्य का क्या माना जाता था? तो महानतम गवर्नर या
प्रथम वास्तविक शासक, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना गया। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कंपनी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कंपनी कौन सी थी? तो वो था पुर्तगाली। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो यह होता है 23 जनवरी 1565 को, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब होगा? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? तो राम राय होते हैं। तालीकोटा युद्ध के कारण किस साम्राज्य का पतन हो जाता है? तो वह है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में कौन शामिल थे? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर शामिल थे। इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई? तो प्रांतीय स्वायत्ता का बात किया जाए तो भारत सरकार 1935 के तहत स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के कार्यकाल में पास किया गया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर, याद रखना है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य लंदन में आयोजन किया गया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजन किया गया था। कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो तृतीय और पहला में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तीसरा और पहला में भाग नहीं लिया था। 1930, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन क्रमशः किस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था? तो साइमन आयोग और बटलर समिति की रिपोर्ट के लिए विचार के लिए आयोजन किया गया था, ठीक है। साइमन आयोग और बटलर आयोग की समिति की रिपोर्ट के लिए। मार्लेमेंटो सुधार कब लाया गया? तो वर्ष 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया था? तो वर्ष 1919 में लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो प्रांतीय स्वायत्ता देना इसका मुख्य विशेषता था। नेक्स्ट है भारतीय शासन अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया कैसा अधिनियम माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, सबसे विस्तृत, प्रलेख वाला तथा अंतिम अधिनियम माना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लगभग 5 वर्ष का होता है। किन स्थिति में राष्ट्रपति इससे अधिक समय तक पद पर बने रह सकते हैं? यदि उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव समय से न हो पाया हो तो वो शेष समय के लिए भी बने रह सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने टेस्ट देखा आज का 100 क्वेश्चन विथ 150 एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।